हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका। जैसे आपको पता है कि आपका सेंटअप एग्ज़ाम 15 नवंबर से शुरू हो चुका है और हमारे पास आज विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है सेंटअप एग्ज़ाम का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और यही क्वेश्चन पेपर आपके परीक्षा में आएगा। तो इसका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसके एक एक क्वेश्चन का 100% सही आंसर आपको बताया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आपको बताया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आप। अब यहाँ पे कुछ निर्देशांक है जिसे आपको पढ़ना काफ़ी जरूरी है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा जिसमें से आपको 40 प्रश्न बनाना है। यहाँ पे देखिए 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देगा जिसमें से आपको 40 बनाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 50 बना देंगे, कुछ बच्चे 80 बना देंगे, तो ऐसे आपको नहीं करना है। जितना बोल रहा है उतना ही आपको बनाना है। 80 में से 40 आपको जो सही सही लगता है वही आपको बनाना है। तो ये बताना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम पहला नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। तो सेंटअप एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन आएगा विज्ञान से वो यही आएगा कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है बाबू? वृक्क है। इसे आपको याद रखना है जिसे किडनी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और जो मानव का वृक्क होता है इसका आकार कैसा होता है? तो सेम के बीज के समान होता है। इसे आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन हम यहां पे लगा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है बाबू। तो वृद्धि हार्मोन जो होता है ये पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन होता है। इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प का नर जनन अंग है। तो पुष्प का नर जनन अंग कौन सा होता है बाबू? पुंकेसर होता है। इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा। और मादा जनन अंग कौन सा होता है? तो जयांग होता है। इसे आपको याद रखना है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप लोग पढ़ के जाइए, 100% लड़ेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन बाबू किस में होता है? अमीबा में भी होता है, पारामेसियम में भी होता है बाबू, लिस्मेनिया में भी होता है, यानी इनमें से सभी में होता है। आपको याद रखना है। डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। ये क्वेश्चन ये आपको साफ नहीं दिखाई देगा लेकिन हम आपको बता देते हैं कि युग्मक होते हैं। तो युग्मक क्या होते हैं बाबू? हमेशा द्विगुणित होते हैं। एक नर का होता है और एक क्या होता है? स्त्री का होता है। नर का जो होता है ये क्या होता है? शुक्राणु होता है और स्त्री का यहाँ पे अंडाणु होता है। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि सोमैटोस्टेस्टिन क्या है। यहां पे आपको बताना है कि सोमैटोस्टेस्टिन क्या है बाबू। तो ये एक वृद्धि हार्मोन है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और जो वृद्धि हार्मोन होता है ये कहां से स्रावित होता है? तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उससे स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहां पे 100% सही हो जाएगा। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। आप लोग एकदम अंतिम तक देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मानव मस्तिष्क होता है यानी जो मानव का दिमाग होता है इसमें सर्वाधिक विकसित भाग कौन सा होता है? तो सेरिब्रम होता है। इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल इसे हो जाएगा जिसे हम लोग प्रमस्तिष्क कहते हैं। और मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है बाबू? 1.4 केजी होता है। अगर यहां पे ग्राम में पूछे तो 1400 ग्राम होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन की मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। तो जो मूत्र की सांद्रता होती है ये किस पर निर्भर करती है? तो एडीएच पर निर्भर करती है। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की रंध्रों का मुख्य कार्य है। अब यहां पे आपको बताना है कि रंध्रों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो गैसों का विनिमय यानी गैसों का आदान प्रदान करता है। डी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। और रंध्र कहां पे पाए जाते हैं? तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं ये बाबू कैसे होते हैं? तो ये समवृद्धि अंग होते हैं। इसे आपको याद
रखना है, यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की, रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन के कारण होता है। तो रक्त बाबू लाल रंग किस कारण से दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिए, वीडियो को एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में ऑटोसोम की कितनी जोड़ियां होती हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो ऑटोसोम गुणसूत्र होते हैं इनकी जोड़ियां कितनी पाई जाती है, तो 22 जोड़ी पाई जाती है। कई बार हम आपको पढ़ाए हैं, यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है इसे लिंक क्रोमोसोम कहते हैं, ये भी हम आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की, पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों के वायवीय भाग से जल के वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है बाबू, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया गया है, यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि आयोडीन के घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जब हम आयोडीन के घोल को स्टार्च में मिलाते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, तो नीला हो जाता है। इसे आपको याद रखना है, ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर की, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो तंत्रिका कोशिका होती है शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि गोबर छत्ता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो गोबर छत्ता होता है ये कैसा होता है, तो जो गोबर छत्ता होता है ये मृतोपयोगी होता है। इसे आपको याद रखना है, सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन 18 नंबर की, वर्तिका भाग है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो वर्तिका है ये किसका भाग होता है, तो वर्तिका होता है ये किसका भाग होता है बाबू, तो ये जयांग का भाग होता है। इसे आपको याद रखना है, ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर की, दांत का सबसे कठोरतम भाग है। तो दांत का सबसे कठोरतम भाग बाबू कौन सा है, तो इनामेल है। इसे आपको याद रखना है, डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो इनामेल होता है ये हमारे दांतों का जो व्हाइट वाला भाग होता है, यानी जो सबसे ऊपरी परत होता है वही इनामेल होता है और यही सबसे मजबूत भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर की, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। तो एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर कौन रहता है बाबू, मांसाहारी रहता है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पहले पे कौन रहता है, तो शाकाहारी रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो सौर जल तापक का उपयोग हम लोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो बादलों वाले दिनों में नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये धूप से चलता है। तो जब बादल रहेगा तो धूप नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उस दिन इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है बाबू, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का उदाहरण बाबू कौन सा है, तो यहां पे देखिए हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपाद है, मानव का दांत हाथी का दांत, और यहां पे आलू एवं घास की ऊपरी परत, यानी इनमें से सभी है। तो यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन परागकोश होते हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि परागकोश में क्या होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं बाबू, परागकण होते हैं। कई बार ये सभी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए, डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आप लोग क्लास 10th का तैयारी करते हैं और 2023 में अपना फाइनल बोर्ड परीक्षा देंगे, तो एक बार अगर आप लोग हमसे पढ़ लेंगे तो बाबू फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपका 480 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रख सकता है। तो आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप नंबर से जरूर जुड़िए, शुरू में नंबर दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, तो घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है। तो यहां पे ये आहार श्रृंखला बना रहा है, तो यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि फिलोसफी जूलॉजिक्यू नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फिलोसफी जूलॉजिक्यू नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो लैमार्क के द्वारा लिखा गया है। यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो रेजिन होता है और जो गोंद होता है ये कहाँ पे संचित होता है, तो पेड़ पौधों की छालों में संचित होता है, क्योंकि ये पेड़ पौधों का उत्सर्जी पदार्थ होता है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो निर्वात में सबसे अधिक होता है, लेकिन जब निर्वात यहाँ पे ऑप्शन नहीं देगा तो आप लोग कहाँ पे टिक कीजिएगा, हवा में टिक कीजिएगा। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो विद्युत आवेश का बाबू एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। जब अति भारण होता है यानी जब ओवरलोडिंग होता है तो उस समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है बाबू, तो बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इसका 100% आपको सही सॉल्यूशन बताया जा रहा है। 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, इसमें से आपको कोई भी 40 आपको बना देना है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो विभक्त वलय का उपकरण किस उपकरण में किया जाता है बाबू, तो जो विभक्त वलय होता है इसका उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं, तो हम लोग विद्युत मोटर में करते हैं। इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो सौर कुकर में हम किस दर्पण का सबसे अधिक उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे 33 नंबर की, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक। ये सभी क्वेश्चन जितना इसमें पूछा गया सेंटअप एग्जाम में सभी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है बाबू, काला होता है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गर्म तार का रंग कैसा होता है, लाल होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है बाबू, तो बैटरी से हमेशा दिष्ट धारा प्राप्त होती है। कई बार हम आपको पढ़ाए हैं। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर की, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। तो बाबू जो परावर्तन कोण होता है ये क्या होता है, बड़ा हो जाता है। जो यहाँ पे अपवर्तन जो कोण होता है ये बड़ा हो जाता है। यहाँ पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 100% सही आंसर आपको बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर की, समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। तो समांग माध्यम में प्रकाश कैसे गमन करता है बाबू, तो सरल रेखा में गमन करता है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर की, लेंस का सूत्र है। तो बाबू लेंस का सूत्र क्या होता है, तो 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। कई बार हम आपको बताए हैं। और ये दर्पण सूत्र होता है। तो यहां पे बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर की, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। बहुत ही हलवा हलवा क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण यानी किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसका कम होता है, तो बैगनी रंग का कम होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि किस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो उसकी क्षमता बाबू कितनी होगी, किसी लेंस की अगर फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो उसकी क्षमता क्या होगा, 1 डायोप्टर होगा। इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। और डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो I² नहीं करता है। यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर, यहां पे देखिए प्रतिरोधों का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों का जोड़ा जाता है। तो अगर हमको प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो प्रतिरोध को कैसे जोड़ेंगे, तो हम लोग यहां पे देखिए
समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम यहाँ पे होता है। तो समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम में अगर हम जोड़ेंगे, एक ही बात है ये दोनों, तो यहाँ पे देखिए गलत, यहाँ पे एक ही अगर हो गया, समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो ये तो एक ही हो गया। किस में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगर आपको प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर की, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण से होता है? तो मूत्र जो होता है ये पीला किसके कारण से दिखाई देता है? तो ये यूरोक्रम के कारण से दिखाई देता है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 44 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अब इसमें से आपको बताना है कि कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जो नवीकरणीय होता है वो कभी खत्म होने वाला नहीं होता है, और जो अनवीकरणीय होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसमें नवीकरणीय पवन हो जाएगा, नहीं हवा, जल और सूर्य, ये तीनों नवीकरणीय है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन पेट्रोलियम यहाँ पे खत्म हो जाएगा और इसे हम पुनः नहीं बना सकते। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की, लैंगिक जनन संचरित रोग है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि लैंगिक जनन संचरित रोग इसमें से कौन सा है बाबू? तो लैंगिक जनन के कारण एड्स होता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि ये साफ नहीं था। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो इसमें से विद्युत का सुचालक कौन सा है बाबू? 46 का आप लोग आंसर रखिएगा याद, डी। यहाँ पे ग्रेफाइड, ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं कि यहाँ पे कौन विद्युत का सुचालक है। तो जो ग्रेफाइड होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होगा कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक है? तो पारिस्थितिक तंत्र का इसमें से कौन जैव घटक है बाबू? तो कवक है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। जो विद्युत उपकरण होता है इसका जो धातु वाला आवरण होता है इसको हम किससे जोड़ते हैं बाबू? तो भूतार से जोड़ते हैं, यानी अर्थ वायर से जोड़ते हैं, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू क्योंकि यही सब क्वेश्चन आएगा, तो एकदम आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है? तो इसमें किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है? तो जो विद्युत पंखा होता है इसमें भी विद्युत मोटर होता है, और जो टेप रिकॉर्डर होता है तो टेप चलाने के लिए भी विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है, तो इसमें भी लिया जाता है। और जो लेथ मशीन चलता है ये भी विद्युत मोटर से ही चलता है, यानी इनमें से सभी में चलता है। तो यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर की, दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक की बनाने की क्रिया को कहते हैं। तो दो हल्के हल्के नाभिक जोड़ के एक भारी अगर नाभिक बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। और जितने सूर्य और तारे होते हैं इसमें नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन 51 नंबर की, कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो जो कार्बन है यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है बाबू? तो वर्ग 14 का सदस्य है। यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि बॉक्साइड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? जो बॉक्साइड है ये निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है, इसे आपको बताना है। तो बॉक्साइड बाबू एल्यूमिनियम का है अयस्क, इसे आपको कई बार बताया है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर प्रश्न है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। तो कमरे के ताप में कौन लिक्विड यानी द्रव अवस्था में रहता है बाबू? तो पारा रहता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक अधातु पूछा जाता है, तो अधातु कौन सा होता है बाबू? जो द्रव अवस्था में रहता है तो ब्रोमीन रहता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 54 नंबर की, सोडियम की संयोजकता क्या है? तो सोडियम का संकेत होता है Na और इसका परमाणु संख्या 11। तो पहली संख्या में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 1 और लास्ट में कितना होता है? 1, और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो यहां पे देखिए 1 इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। 55 नंबर की, जिप्सम का सूत्र है। यहां पे आपको जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 56 नंबर की, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। यहां पे आपको बताना है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं बाबू क्षारीय होते हैं। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अधातु होते हैं उसके ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, इसे
आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर कि नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। कई बार हम आपको बताएं कि नाइट्रोजन के बीच कितने आबंध होते हैं बाबू, तो 3 आबंध होते हैं, सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ऑक्सीजन के बीच कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। और हाइड्रोजन के बीच कितने होते हैं, तो 1 होते हैं। तो ये भी सब आप लोग याद कर लीजिएगा, फाइनल में आपका काम आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर कि सोडियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी हम आपको बताए थे सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, 2, 8 और 1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो पूछ रहा है कि अंतिम कोश में यानी अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर की निम्नांकित में से कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने से किया जाता है। तो किसका वैद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है बाबू, यहाँ पे कॉपर का किया जाता है, बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 60 नंबर की कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलीय है, तो तत्वों का कौन सा, यहाँ पे वो तत्व कौन सा होगा। तो बाबू कैल्शियम होता है, इसे आपको याद रखना है, डी वाला आंसर बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि फेनोल्फेथीन सूचक का क्षारीय माध्यम कैसा होता है। तो कैसा होता है बाबू, गुलाबी होता है, इसे आपको याद रखना है, पिंक होता है, बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 62 नंबर है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो लोग यहां पे क्या अम्ल लगा देते हैं, मेथेनोइक अम्ल लगा देते हैं। तो यहां पे ये गलत हो जाएगा। यहां पे आपसे पूछा गया है कि एसिटिक अम्ल का क्या होता है बाबू, एथेनोइक अम्ल होता है, बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो फॉर्मिक अम्ल होता है उसका IUPAC नाम क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। दोनों में ही थोड़ा सा का अंतर है और दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा धातु तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करता है। तो बाबू कौन नहीं करता है, तो यहां पे जो कॉपर होता है ये नहीं करता है, यहां पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए निम्नांकित धातुओं का युग्म कौन सा है। अब इसमें से आपको बताना है, यहां पे दो यहां पे दिया गया था, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन इसमें से दोनों धातु हैं। तो यहां पे देखिए सोडियम और कैल्शियम दोनों क्या है, धातु है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ये धातु का युग्म है, यहां पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 65 नंबर की हीरा अपरूप है। यहां पे आपको बताना है कि जो हीरा है ये किसका अपरूप है। तो कई बार हम आपको बताए हैं जो हीरा होता है ये कार्बन का अपरूप होता है और ये अधातु होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे 66 नंबर क्वेश्चन है कि तांबा यानी कॉपर का परमाणु संख्या है। तो तांबा का यानी कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है बाबू, 29 होता है, डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है कई बार हम आपको बताएं टमाटर में पाया जाता है, डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 68 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी धातु है जो ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो कौन नहीं करता है बाबू, लोहा नहीं करता है, इसे आपको याद रखना है, डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 69 नंबर की निम्नांकित में से कौन अमलगम है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन अमलगम है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर और जिंक मिलकर यहाँ पे अमलगम का निर्माण करता है, ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो कई बार हम आपको बताए हैं कि जो चांदी होता है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चांदी का संकेत क्या होता है बाबू, Ag होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन 71 नंबर की निम्नांकित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलियम से जिंक को विस्थापित कर देता है। अब इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा धातु है जो जिंक सल्फेट के विलियम से जिंक को विस्थापित कर देता है। तो कॉपर कर देता है, यहां पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा आपको कम दिखाई देगा लेकिन हम यहां पे आपको बता दे रहे हैं कि तत्व ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाता है। अगर कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग करता है तो ऑक्साइड बनाता है, तो यह अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। यहां पे ए वाला
वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके विघटित होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो सूर्य के प्रकाश से अवशोषण होकर विघटित होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये यहाँ पे दिया गया है ये किस प्रकार का लवण है बाबू? तो ये क्षारीय लवण है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर की शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो बाबू शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कई बार हम आपको बताए हैं। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की अपशिष्ट प्रबंधनों की नई धारणा क्या है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि अपशिष्ट प्रबंधनों की नई धारणा क्या है बाबू? तो अपशिष्ट प्रबंधनों का जो नया धारणा है ये क्या है बाबू? तो यहाँ पे देखिए कमी है, पुनर्चालन है, पुनरुपयोग है, यानी इनमें से सभी हैं। तो यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पॉलीथीन के थैलों के बदले किस प्रकार के थैले का इस्तेमाल करना चाहिए? तो जो जूट का थैला होता है यानी जो सूती थैला होता है उसका उपयोग करना चाहिए, या कपड़ा का थैला उपयोग करना चाहिए, या कागज का थैला उपयोग करना चाहिए, यानी इनमें से सभी का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 78 नंबर प्रश्न है कि कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, यानी इनमें से सभी पाया जाता है। तो यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर की वर्षा जल को भूमिगत जल के स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो वर्षा जल को भूमिगत जल के स्तर तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोरवेल का प्रयोग किया जाता है या डगवेल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, दोनों। और जो ट्यूबवेल होता है ये धरती से पानी निकालता है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आज का यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन देखिए कि तत्व एवं यहाँ पे देखिए तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन से तत्वों के युग्म है। यहाँ पे दो तत्व दिए गए, इसलिए यहाँ पे युग्म का बात कर रहे हैं जिसका परमाणु संख्या 19 से लेके 22 के बीच में होता है। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम और स्क्लेरियम, यहाँ पे दोनों का जो होता है कैल्शियम का 20 होता है और इसका कितना होता है? ये 21 होता है शायद, इसका 21 होता है, इसका 20 है, इसका 21 है। तो यहाँ पे देखिए ये 19 और 20 के बीच में पाया जाता है। तो यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल इसी हो जाएगा। यहाँ पे सेंटअप एग्जाम विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोग